चुनावी सर्वेक्षण की इस कड़ी में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के गांव रटोल में, जहां पर हम बात करेंगे जिला पंचायत सदस्य जो चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर। वार्ड नंबर 20 के जो जिला पंचायत सदस्य पद के भावी प्रत्याशी हैं डॉक्टर बाबू खान जी, जो पूर्व प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी में और अब की बार वो चुनाव मैदान अपनी ताल ठोक रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे होंगे और किस प्रकार का विकास अपने वार्ड नंबर 20 का करना चाहते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं वार्ड नंबर 20 से जिला पंचायत सदस्य पद का उम्मीदवार हूं और चुनाव लड़ने का मेरा मकसद ये है कि मेरे क्षेत्र में और मेरे कस्बा रटौल में दिल्ली के पास होते हुए भी हम बहुत दूर हैं। कोई विकास, कोई रास्ता, कोई आने जाने की सुविधा और कोई सफाई, लाइट की व्यवस्था, कोई भी सही तरीके से एक जल की निकासी, रास्तों में पानी भरा रहता है। सबसे मेन मुद्दे हमारे ये होंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात करूं, ये वार्ड नंबर 20 जो आपका है ये सीमावर्ती क्षेत्र भी पड़ता है जी, जनपद गाजियाबाद से जी। तो मैं आपसे बात करूं कि जिस प्रकार जो डेवलपमेंट, जो विकास यहाँ पर होना चाहिए तब तक नहीं हुआ है। जी, तो जी। आपके चुनावी घोषणा पत्र जो आपने अभी तक क्या क्या मुद्दे आपके चुनावी घोषणा पत्र में रहेंगे जी, और जी। किस प्रकार का विकास अपने वार्ड नंबर 20 में आप करना चाहते हैं, क्या क्या प्रमुख समस्याएं रहेंगी जिसको आप प्राथमिकता पर लेकर निस्तारित करना चाहते हैं? हमारी जो मेन समस्या है, एक तो कोई भी हमारे भाइयों को जिस तरह के रोड और रास्ते सुविधा हुई हैं उन पे आने जाने के लिए दिल्ली नज़दीक होने की वजह से हमें दिल्ली आने जाने की बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी सवारी, चाहे वो रोडवेज हो या प्राइवेट सर्विस हो, कोई अच्छी तरीके से सर्विस नहीं है। जो सबसे बड़ी मेन समस्या है, ऑटो वगैरह में लोग सफ़र करते हैं जिससे कई बार कई गहरे गंभीर हादसे हो चुके हैं और गंभीर चोटें आई हैं। तो सबसे पहले हमारी समस्या होगी कि हम गवर्नमेंट से इसकी मांग करें, सरकार से करें, तो ताकि यहाँ पे रोडवेज बस, डीटीसी बस आने जाने की सुविधा सही हो सके। दूसरी समस्या हमारी ये है, जो हमारे यहाँ रटौल या क्षेत्र में बाज़ार हैं उनमें सही तरीके से माल की आवागमन की जो है वो सुविधा नहीं है, उसकी सबसे ज़्यादा समस्या ये है। तीसरी समस्या ये है कि कोई भी रास्ता हो उसमें पानी वगैरह ज़्यादा भर जाता है। बरसात में बड़ी समस्या होती है क्योंकि यहाँ पे पानी निकलने के लिए तालाबों की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई साहब। इतनी ख़राब है कि कोई भी तालाब ऐसा नहीं जो पानी को समा सके या बरसात का या वैसा पानी उसमें पहुंच सके। तो इसलिए उनकी सबसे ज़्यादा समस्या पानी पे भी हमारा ध्यान है। अच्छा, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, कूड़ा प्रबंधन को लेकर? एक कूड़े की इतनी बड़ी समस्या है कि आज तक कोई भी यहाँ पे खत्ता वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं हो चुकी है, जिससे चारों रास्तों में कूड़े के अंबार लगे हुए हैं और यहाँ पे कोई सफाई कर्मी वगैरह की भी व्यवस्था सही नहीं है जो उसको उठा के कूड़े को कहीं डाल सके। और इसी तरीके से रास्तों के और गंदगी फैल रही है, घरों के सामने कूड़े के अंबार लगे हुए हैं जिनसे बीमारी फैलने का खतरा रहता है और बीमारी फैलती रहती है। तो इन समस्याओं पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है और इन्हीं के लिए हमें काम करना है और यही हमारा उद्देश्य है चुनाव लड़ने का, कि लोगों की समस्या को हल किया जा सके। ना कि हम चुनाव इसलिए लड़ रहे कि भाई कहीं से पैसा आए और उसको कमा के अपने घर में रखें, ऐसा कुछ नहीं है। हमें कारोबार ऊपर वाले ने, अब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, डॉक्टर हूँ पैसे से, मेरा काम कारोबार ठीक है, लेकिन सामाजिक होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने क्षेत्र, अपने भाइयों को और अपने आसपास के इलाके के गांवों को उनकी सफाई सुथराई, बिजली, पानी की व्यवस्था कराने के लिए सक्षम हूं और इसके लिए मैं प्रयास करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सरकार से गुहार लगानी पड़े, चाहे अपने अधिकारियों से गुहार लगानी पड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे बात करूं, आप बता रहे हैं कूड़ा प्रबंधन, जल निकासी जैसी समस्याएं हैं। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। जी जी जी। बड़े बड़े बजट पारित होते हैं। जी जी जी। प्रधान विकास कराता है पूरा। जी जी। ऑडिट जमा करता है। जी। समस्याएं जो की तो हैं, वो समस्या ही है। क्या है कि भ्रष्टाचार आज भी है। देश के मुखिया कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ, भ्रष्टाचार चरम पे है। जो पैसा ऊपर से आता है वो सही तरीके से लगता नहीं है। जो जिन मुद्दों के लिए बजट आता है उन मुद्दों पे पैसा खर्च नहीं होता, वो सब पैसा इधर उधर चला जाता है। सब
समस्या जो की तू खड़ी है और उनसे हम जूझ रहे हैं और आगे उम्मीद ये है कि इन समस्याओं का हल किया जाएगा। हमारी पूरी टीम जितनी भी चुनाव में है और सामाजिक लोग हैं जो समाज को सुधारने में और समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनको साथ ले गए और इन समस्याओं का हल करूँगा जितना। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हल करेंगे। देखो मैं आपसे बात करूं, इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है, जनता जिम्मेदार है, अधिकारी वर्ग जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? मेरी नज़रों में तो दोनों ही जिम्मेदार हैं, जनता भी और प्रतिनिधि भी, क्योंकि हम सही तरीके से उस आदमी का चुनाव करना चाहिए जो आदमी हमारी समस्याओं को हल करे। हम भूल जाते हैं उस बात को चुनाव करते टाइम कि हम किसको वोट देना चाहिए, कौन समस्या को हल करेगा। तो इतनी जिम्मेदार जनता है और इतना ही जो आदमी प्रतिनिधि बनता है वो उन समस्याओं को भूल जाता, नज़रअंदाज कर जाता है, जनता का बेवकूफ़ बना के वोट लेकर चला जाता है। इतने जिम्मेदार मेरी नज़रों में वो है, तो इसलिए दोनों ही आदमी इस समस्या के जिम्मेदार हैं। जी डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि दोनों व्यक्ति जिम्मेदार हैं, चलो ये आपकी बात ठीक है, लेकिन आप क्या मान कर चल रहे हैं कि आपके जो वार्ड नंबर ये आपका 20 है, इसमें चुनाव के समय लगभग आधा दर्जन प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। जी जी जी। आपकी जीत का संभावित आधार क्या है, बेस क्या है कि आपके जो क्षेत्रवासी हैं वे क्यों देंगे? मैं उनसे अपील करूंगा, प्रचार करूंगा इस बात का कि भले ही चाहे मुझे वोट मत दो, लेकिन उस आदमी को वोट दो जो आदमी आपकी समस्या का हल करे। अच्छे आदमी का चुनाव करो, जो विकास पुरुष है उसका चुनाव करो। गलत आदमी को बिल्कुल वोट मत दो। अगर मैं गलत लग रहा हूँ मुझे वोट मत दो, और अगर आप मेरे पे विश्वास करते हैं तो आप मुझे वोट दो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो क्षेत्रवासी इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं अगर आपको चुनते? देखो, कोशिश करेंगे, प्रचार करेंगे, मेहनत करेंगे, उनको समझाएंगे, अगर उनकी समझ में आता है सही चुनाव करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो नहीं चुनाव के बाद वो ढाक के 3 बात सारे वही स्थिति पैदा हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तो ये कहता हूँ अगर हम भी इसी ढाक पे चलते हैं तो आप अगली बार हमें बिल्कुल नकार दो, मत दो वोट बिल्कुल भी। और इसका बीच में भी एक्शन ले सकते हो आप, ऐसा नहीं है बीच में एक्शन ले सकते। सब कुछ जनता के हाथ में, जनता जब चाहे जब प्रतिनिधि को हटा सकती है, उसके खिलाफ कूद सकती है, लेकिन कोई करता नहीं इस बात को। डॉक्टर साहब, एक बड़ा राय हम इकट्ठा कर रहे हैं लोगों की। चुनाव आयोग ने महिला आरक्षण नामक झुंझुना लोगों के हाथ में पकड़ा दिया है जी। गांव में चुनाव लड़ती है महिलाएं, सरकार भी चाहती है महिलाएं सशक्त हों, चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं, प्रधान बनती हैं, राजनीति परिवार के लोग करते हैं, तो इस महिला आरक्षण का लाभ क्या हो रहा है फिर? ये तो सही बात ही है भाई साहब, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। इसमें तो और शोषण हो रहा उनका बिचारियों का। वे चुनाव लड़ती हैं, उनका नाम हर जगह चलता है, लेकिन जो उनकी भावना है वो करना चाहती हैं, उनको जो है उनके प्रतिनिधियों के जो प्रधानपति हो चाहे पति किसी चीज़ का पद पर भी हो, उनको वो काम नहीं करने देते, आगे नहीं आने देते। तो इसका फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा, उनकी मर्जी चलती है। तो कोई सुझाव इसमें सुधार के लिए, कोई किस तरह का सुधार हो सकता है? सुझाव तो ये है कि इसमें देखो, आरक्षण है, आरक्षण तो उनका जरूर रहेगा, गवर्नमेंट आरक्षण को ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन इसमें कोई ऐसा मुद्दा या कानून या ऐसा संशोधन करें कि जो भी मीटिंग होगी या जो भी प्रस्ताव होगा, जो जिस पद पर होगा वो ही करेगा, इसमें बीच में दूसरे आदमी का कोई हस्तक्षेप ना चले। तो शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए, या शिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए कि जो भी तालीम है, पढ़ा लिखा है या जो भी काबिल है और वो पढ़ी लिखी हैं, तो उन्हें पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम एक बात करें आपसे। वर्तमान सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, आप भी राजनीति से लंबे समय जुड़े हुए हैं जी। क्या सरकार जो कार्य कर रही है वो आपको लगता है देश हित में है? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ सरकार देश हित में क्या, ज़्यादा अपना प्रचार करते हैं, अपनी बात ज़्यादा रखते हैं, समझे जी। और झूठ, कृषि पे भी देखो, मेरी बात सुनो भाई साहब, कृषि के मामले में तो ये है कि हमारा जो देश है ये किसान और जवान, इसका चौधरी चरण सिंह जी ने नारा भी दिया था कि जय जवान जय किसान। और अब आप देख लिए किसानों की क्या हालत हो रही है इसमें। किसानों की जितनी दुर्दशा अब है, मेरे ख्याल से शायद कभी भी नहीं हुई है। ना किसानों के लिए कोई सुविधा है, ना उनका कोई बजट है, ना किसानों का कोई बीज भाव, मंडी वगैरह, ये सब परेशान है किसान। अभी देख लो दिल्ली में कितना बुरा हाल, धरना प्रदर्शन चल रहा, कहाँ के किसान है बेचारे अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं, अगर हमारा जवान और किसान जिस मुल्क का खुश है वो मुल्क तरक्की कर सकता है, और जहाँ किसान परेशान है वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या शहीदों के बारे में बड़े डाटा इकट्ठा कर रहे हैं प्रत्येक गांव से? 1857 की क्रांति से लेकर अब तक जितने भी गुमनाम शहीद हुए हैं, शहीद किसी एक समाज जाति का नहीं, शहीद पूरे देश का होता है, प्रत्येक गांव का होता है।
क्या शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए था? जैसे बसोद गांव से 216 शहीद हुए हैं जी जी क्रांति के समय, और बिलोचपुरा में बात करें बाबा अल्लाह दिया जिन्होंने बड़ी अलग जगाई थी बाबा सामल के साथ मिलकर, जी जी जी। उनको लगभग लोग भूल चुके हैं। उनका प्रचार प्रसार किस तरीके से होना चाहिए? भाई साहब देखो, शहीद का तो ये है, अगर देश को बचाना और देश को इस जगह लाना वो शहीदों का काम है, और शहीदों ने इस देश पे कुर्बानी जो दी है मैं उन्हें सलाम करता हूँ और बहुत ही दिल से उनका सम्मान करता हूँ। और हकीकत में ये है, सबसे पहले अगर किसी को याद किया जाए तो इस मुल्क पे हमारे जवान और भाई जो शहीद हुए हैं उनको ही याद करता रहना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी हमारे देश के लिए दी है। और इसके लिए कोई देश को और गवर्नमेंट को ऐसा कानून बनाना चाहिए जो हर साल उनकी याद में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उनको हम याद करते रहें, और वो जगह जगह उनके लिए स्मारक और ऐसी चीज़ गेट वगैरह उनकी पहचान बनानी चाहिए। अगर आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो हम भी इसके शहीदों के लिए एक बहुत अच्छा स्मारक अपने रटौल में बनाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना ही संघर्ष करना पड़े, और उस पर तमाम नाम लिखे जाएंगे। और जिले बागपत में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इस देश पर क्रांति का नारा देकर कुर्बानी दी है, उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। उनका हमेशा अपने अंदर के दुख दर्द से आंसुओं से याद करना चाहिए। अच्छा, सरकार को भी चाहिए कि वो पाठ्यक्रम में जो सिलेबस होता है बच्चों का, उसमें विषय के रूप में शहीदों की जीवनी को शामिल कर दे। जी हाँ, करना चाहिए उन्हें। क्या लाभ हो सकता है जी? उससे ये लाभ होगा कि उसके जीवनी से उनको पढ़ेंगे हमारे बच्चे, याद करेंगे कि हमारे मुल्क को जो लोग कुर्बान हुए उन्होंने कितनी बड़ी मुल्क के ऊपर तकलीफ दी है और कुर्बानी दी है, ताकि वो हमारा सिलसिला चलता रहे, उसे लोग भूलें ना। हमारे आने वाले बच्चों को पता चलता रहना चाहिए कि देश पर कौन कौन लोग कुर्बान हुए थे, तो उनका नाम हमारे जो है सामने आएगा, बच्चों के सामने आएगा, याददाश्त रहेगी। और हम जानकारी होनी ज़रूर चाहिए अपने बुजुर्गों की कि किन किन लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने देश के लिए क्या लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अच्छा, पंचायत चुनाव को लेकर अपने क्षेत्रवासियों से कोई अपील करना चाहते हैं आप कि मुझे आप इसलिए वोट दें? पंचायत चुनाव के बारे में तो देखो प्रधान जी कहेंगे, जो प्रधान ही लड़ेंगे, मैं तो उसके बारे में क्षेत्रवासियों से तो मैं यही कहता हूँ कि अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करें, अच्छे आदमी का चुनाव करें, बढ़िया आदमी का करें, और अमन पसंद आदमी का करें, जो समाज को भाईचारे के नाम पर लेकर चले, और जो नफरतें हैं उनको मिटा के चले, सभी समाज को, सर्वे समाज को एक जगह जोड़ के चले। प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है किसी समाज में भी, किसी भी गांव में भी कोई कड़वाहट का, कोई नफरत ना फैल सके। अच्छा, कोरोना काल को लेकर कोई संदेश निर्देश बचाव के लिए? कोरोना काल के लिए ये देखिए, पूरा देश जो है इस टाइम महामारी से जूझ रहा है। मेरी सभी भाइयों से अपील है हाथ जोड़ के कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इस पे आप ध्यान रखें और बचाव करें और दूसरों को भी ये शिक्षा दें। यही मेरा संदेश है। डॉक्टर साहब, मुझसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। चुनावी सर्वेक्षण की इस प्रक्रिया में मौजूद थे जनपद बागपत के वार्ड नंबर 20 के गांव रटोल में। जहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर बाबू खान जी, जो पूर्व प्रदेश सचिव भी रहे हैं समाजवादी पार्टी से, और अब की बार जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हैं इस वार्ड से। उनका कहना है अगर अब की बार क्षेत्रवासी वार्ड नंबर 20 के जो मतदाता हैं उनको जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनते हैं तो उनके क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनको अपने जो भी जिला चेयरमैन होते हैं वहाँ से जो बजट पारित होता है उससे वे हल कराने का भरसक प्रयास करेंगे। सच का डर न्यूज़ नेटवर्क बागपत।